फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 9 जैव अणु। इससे पहले हम 8 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उनको भी ज़रूर देखें और साथ में ये क्लास भी ज़रूर अटेंड करें। इस अध्याय में हम क्या क्या देखेंगे? जैव अणु में रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचय के बारे में जानेंगे। वृत्त जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, एक बहुलक में एकांकों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना, जीव का उपापचय आधार, जीव अवस्था और एंजाइम के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। जैव अणु। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बने होते हैं? आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्व का विश्लेषण कैसे करते हैं। यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्मजीवी लेयी तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा से में भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त प्रशिक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूप्रपटी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों का उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूप्रपटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूप्रपटी के से सामान्यतः ज़्यादा होती है। तालिका 9.1 में देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? क्या सभी धरती पर जितने भी जीव है क्या वो सभी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं? और तो हम देखते हैं कि हमारे जो अंदर शरीर की कोशिका और ऊतकों में पाए जाने वाले जैव अणु और पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले जैव अणु एक ही प्रकार के हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जीवों में जो अणु पाए जाते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और अणुओं के कंपेयर में। आगे देखते हैं रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। मतलब रासायनिक विश्लेषण मतलब उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। प्रयोग मतलब हम उसको करके देखेंगे, प्रैक्टिकल। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर खरल व मुसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं। किसके साथ पीसेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ। जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम स्लरी प्राप्त होता है। इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़कर छानने के बाद हमें 2 अंश प्राप्त होते हैं। वो 2 अंश कौन कौन से होंगे? एक अंश जो अम्ल में घुला हो, एक अंश तो अम्ल में घुल जाएगा, उसे क्या कहेंगे? निश्यंद कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्यंद। दूसरा अंश अम्ल में अविलय होता है, मतलब अम्ल में नहीं घुलता, जिसे धारित कहते हैं। क्या कहेंगे? धारित। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है। जो भाग निश्यंत बोलते हैं, जिसको अम्ल में घुल चुका था, उसमें वैज्ञानिकों ने हजारों कार्बनिक यौगिक भाग प्राप्त किए हैं। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे हमें इनके बारे में नॉलेज और ज़्यादा मिलती रहेगी। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं। क्या करेंगे? हम अलग अलग विधि अपनाएंगे।
जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु किसे कहेंगे? जो जीवों के कोशिका और ऊतकों में मिलते हैं कार्बनिक यौगिकों को क्या कहेंगे? जैव अणु। लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं। कार्बनिक तत्वों को तो जैव अणु कहेंगे, लेकिन जीवों में अकार्बनिक तत्व भी मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतकों की थोड़ी मात्रा को तौलकर यह नम भार कहलाता है शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। क्या कहा गया कि जीवों के जो कार्बनिक यौगिक मिलते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं, लेकिन कुछ जीवों में अकार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं। उनको हम कैसे जानेंगे? एक कोशिका या ऊतक का टुकड़ा लेंगे, उसको अच्छे से पीसकर धूप में रख देंगे जिससे उसका जल उड़ जाए। फिर जैसे वो पूरी तरह से सूख जाएगा, फिर उसको जो बचा हुआ भाग होगा, जो सूखा हुआ भाग होगा, उसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे। और जो जलने के बाद में क्या होगा? जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो जल जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगी? उसकी राख बच जाएगी, जिसे हम भस्म कहते हैं। और उस भस्म में क्या मिलता है? हमें अकार्बनिक तत्व मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल में घुलनशील अंश में मिलते हैं। और अकार्बनिक यौगिक होंगे सल्फेट, फॉस्फेट, और वो क्या होंगे? घुलनशील अम्ल के अंश में मिलते हैं। इस प्रकार से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। और इस प्रकार से हम अलग अलग प्रैक्टिकल करके अलग अलग कार्बनिक यौगिकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारणी 9.1 देखते हैं क्या है इसमें। जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना भी कौन सा कितनी मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन प्रतिशत में भार लिया गया है इसका। भूपर्पट्टी में कितना मिलता है और मनुष्य के शरीर में कितना मिलता है? हाइड्रोजन भूपर्पट्टी में तो 0.14 मिलता है और मनुष्य के शरीर में 0.5 मिलता है। कार्बन भूपर्पट्टी मतलब अपने जो धरती की कोर में ये मिलता है 0.03 और मनुष्य के शरीर कार्बन 18.5% तक का होता है भार में। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में 40.6 और मनुष्य के शरीर में 65.0। नाइट्रोजन बहुत थोड़ा और मनुष्य के शरीर में 3.3। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो 40 बहुत थोड़ा ये दिया गया, ये गैसीय भार नहीं है, भूपर्पट्टी का है। कभी आप ऐसे सोच लो भी ऑक्सीजन तो इतनी नहीं है, नाइट्रोजन तो 72% होती है, ऑक्सीजन 22, ये भूपर्पट्टी का डाटा है, न कि अपनी वायुमंडल का। वायु गैसों का अलग डाटा है और भूपर्पट्टी का अलग है। आप इनको अलग अलग रखना, कभी मिक्स कर दो। सल्फर कितना मिलता है भूपर्पट्टी में? 0.03 और मनुष्य के शरीर में 0.3%। सोडियम 2.8 और मनुष्य के शरीर में 0.2। कैल्शियम 3.6 मनुष्य के शरीर में 1.5। मैग्नीशियम 2.1 और मनुष्य के शरीर में 0.1। सिलिकॉन 27.7 और मनुष्य के शरीर में सिलिकॉन नगण्य न के बराबर होता है। और 9.2 सूची देखते हैं। जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची कौन कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल और यौगिक। इनके सूत्र दिए गए हैं। सोडियम का सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, H2O, सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये यौगिक के रूप में दिए गए हैं।
आगे देखते हैं, यौगिकों के प्रशिक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक, जो तालिका हमने 9.2 देख ली है, कौन कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम थे, यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। मतलब हम केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री, उसमें तो एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक के रूप में, यौगिकों के रूप में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में हम इन्हें किन रूपों में पढ़ेंगे, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, वसा अम्ल के रूप में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अमीनो अम्ल कैसे यौगिक है, कार्बनिक के यौगिक है। हम अमीनो अम्ल के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इनमें इसके एक ही कार्बन अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह है, एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं, इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जो अल्फा कार्बन है मतलब एक ही कार्बन है, उस पर अमीनो समूह है और एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होगा, इस कारण इसे क्या कहेंगे, एक अल्फा अमीनो अम्ल। ये प्रतिस्थापित मीथेन है, क्या है, मीथेन। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजिता स्थल से जुड़े होते हैं। ये समूह है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो समूह तथा विभिन्न परिवर्तनशील समूह जैसे आर समूह से व्यक्त करते हैं, पाए जाते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 21 प्रकार के। प्रोटीन के अमीनो अम्ल के में आर समूह हाइड्रोजन, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, मैथिल समूह एलेनिन, हाइड्रोक्सिल मैथिल सीरिन आदि हो सकते हैं। ये इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं आर समूह के, जैसे हाइड्रोजन, मैथिल समूह, हाइड्रोक्सी मैथिल। 21 में से 3 के चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। किस में दिखाया गया है, प्रोटीन 21 अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जिनमें 3 के चित्र 9.1 में दर्शाए गए हैं। ये चित्र 9.1 है, इनके अलग अलग दिखाए गए हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन के ये दिखाए गए हैं चित्र के समेत। आप इनके स्ट्रक्चर को कैसे याद रख सकते हैं, इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रफ कॉपी पर बार बार इनको लिख कर देखें, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। इनमें बाकी के तो तीनों ग्रुप सेम होंगे, बस आपको इनको याद रखना है। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन आएगा, एलिनिन में CH3 आएगा, सीरिन में CH2OH आएगा। आप इनको कैसे याद करेंगे, आज का होमवर्क आपका यही है कि इन सूत्रों को जो जितने भी 9.1 चित्र में दिखाया गया, आप उनको अपनी रफ कॉपी पर 10 टाइम लिख के देखेंगे। कितनी बार, 10 टाइम। आज का आपका ये होमवर्क है, और रफ कॉपी पर ये लिखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमने अच्छे से लिखे हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई के प्रति आप वफादार रहें प्लीज़। आगे देखते हैं, अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिलिक आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर है। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण ग्लूटामिक अम्ल, अक्षारीय उदाहरण लाइसिन, उदासीन उदाहरण वेलिन। अम्लीय कौन सा होगा, ग्लूटामिक अम्ल ले लेंगे, अक्षारीय में हम लाइसिन का उदाहरण ले लेंगे, और उदासीन में वेलिन। वेलिन क्या होगी, ना अम्लीय होगी ना अक्षारीय होगी, अमीनो अम्ल है। इसी तरह से एरोमेटिक अम्ल टायरोसिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन होते हैं। एरोमेटिक अम्ल में कौन कौन से लेंगे, टायरोसिन, फेनिलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन लेते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण होता है अमीनो NH2 कार्बोक्सिलिक COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती है। अब देखते हैं हम, नीचे ये दिखाया गया है डायग्राम, इसमें क्या है, पॉजिटिव समूह प्रेजेंट है
और इसमें नेगेटिव समूह प्रेजेंट है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समूह प्रेजेंट है। तो बी को क्या कहेंगे, ज्विटर आयनिक प्रारूप कहते हैं। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकता है कि ज्विटर आयन की परिभाषा बताओ। तो आप क्या बताओगे, एक ऐसा समूह है या ग्रुप जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। मेरे ख्याल से आपको ज्विटर आयन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक ऐसा समूह है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। आप लाइफ टाइम तक ज्विटर आयन की परिभाषा नहीं भूलेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, एक ऐसा समूह है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। आगे देखते हैं। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, लिपिड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो आर समूह से जुड़ा रहता है, और आर समूह मेथिल अथवा एथिल CH2H5 या उच्च संख्या वाले CH2 समूह 1 कार्बन से 19 कार्बन तक। उदाहरण, पालमेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 16 कार्बन मिलते हैं। आगे देखते हैं। एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त बिना द्विक आबंध या असंतृप्त एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विआबंध। मतलब संतृप्त किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक बॉन्ड हो, और असंतृप्त किसे कहेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। क्या होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। बहुत सारे लिपिड होंगे उनमें वसा और ग्लिसरॉल दोनों मिलेंगे। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल एवं एस्टरीकृत होती है, तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल कहलाते हैं। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजरली तेल, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस एवं एक फॉस्फोलिकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसिथिन। कोशिका झिल्ली में कौन सा फॉस्फोलिपिड मिलता है, लेसिथिन। याद रखना, कोशिका झिल्ली में कौन सा फॉस्फोलिपिड मिलता है, लेसिथिन। कुछ ऊतक, विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिए लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन अक्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमाइन है। एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन अक्षार के नाम देख लीजिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमाइन। ये पूरी बायोलॉजी में आपके ये नाइट्रोजन अक्षार पीछा नहीं छोड़ने वाले। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमाइन ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यदि इनसे फॉस्फेट समूह में भी शर्करा से एस्टरीकृत रूप में हो तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर फॉस्फेट समूह इनमें प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, अगर नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड। आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क पता चल गया होगा। किसका फ़र्क होता है, फॉस्फेट समूह का। ये छोटी छोटी लाइन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये काम आने वाली है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किसका डिफरेंस होता है, किसका अंतर होता है, फॉस्फेट समूह का। किसका, फॉस्फेट समूह का। स्टार लगा लीजिएगा। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमाइडिन, यूरेडिन व साइटोडिन होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। एडेनिलिक अम्ल थाइडेमिक
थाइमेडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरेडिक अम्ल, सिटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये किस रूप में कार्य करते हैं? आरएनए और डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और आपको एक और बात बता दूं, इसमें जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं हम प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विलयन पृथक्करण किया जाता है। उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यदि कोई जैव अणु की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, ये आप देखेंगे खंड, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, को हम उपापचय कहते हैं। क्या कहेंगे? उपापचय। उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को, जिन्हें चित्र 9.1 में दर्शाया गया है, कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं। जब कोई पादप, कवक, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो इसे प्राथमिक उपापचय अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबड़, बाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक उपापचय। तालिका 9.3 में दिया गया है। प्राथमिक उपापचय ज्ञात कार्य करते हैं, वह सामान्य कार्यकारी प्रक्रिया में इनकी भूमिका होती है। जो प्राथमिक उपापचय होते हैं वो ही कार्य करते हैं जो उनको पहले से पता होता है, और इनकी क्रिया क्या होती है? सामान्य होती है। किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापचय जिनमें प्राणियों में पाए जाते हैं उनकी भूमिका या कार्य नहीं जानते। हम यह नहीं जानते कि इनका क्या कार्य, जबकि इनमें से बहुत जैसे रबर, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक मनुष्य के कल्याण में उपयोगी है। हम द्वितीयक उपापचय को क्या करते हैं? हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। कुछ द्वितीयक उपापचयों की परिस्थिति की महत्व है। आप बाद के अध्यायों व वर्षों में इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। द्वितीयक उपापचय की देखते हैं हम सारणी में। कुछ द्वितीयक उपापचय वर्णक किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में, जैसे कैरोटीनॉइड गाजर में होता है, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल आदि। एल्कलॉइड, मॉर्फिन, केडोसिन आदि, इनका हम किस में यूज करते हैं? औषधि के रूप में। टार्पिनोइड्स, मोनोटार्पिन्स, डाइटार्पिन्स इत्यादि। आवश्यक तेल, नींबू घास तेल इत्यादि। टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, लैक्टिन्स, कॉन्वेकेलिन ए, ड्रग्स, विनब्लेस्टिन, कुर्कुमिन आदि। बहुलक पदार्थ, रबर, गोंद, सेल्यूलोस आदि। अब हम ये तालिका देख लेते हैं। मैंने आज का होमवर्क आपको यही दिया है कि आप ये जो जितने भी डायग्राम दिखा रखे हैं इनको अपनी रफ कॉपी में 10 बारी लिख के देखेंगे। बस भले ही ये ज़्यादा हो 10 बारी, फिर भी आप इनको सभी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, राइबोसोम, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरिन, वसा अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल, ग्लाइसरोल, ट्राइग्लाइसरोइड, इन सभी को आप 10-10 बारी कॉपी में लिख के देखेंगे और लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि मैम हमने लिखा है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एडेनिन, एडेनोसाइन, एडेनिक अम्ल, यूरेसिल, यूरेडिन, इन सभी को आप 10 बार लिखेंगे। और साथ में जो 10 बारी लिख के कमेंट करेगा हम उसके अकॉर्डिंग उनका एक टॉपिक का वीडियो अपलोड जरूर करेंगे जो उन्हें समझ में ना आ रहा हो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो भी होमवर्क अपनी वफादारी से करेगा मैं उसके अकॉर्डिंग वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि मुझे इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके वो वीडियो उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग अपलोड ज़रूर करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास पे ये आपको बोरिंग लगेगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना सिलेबस हमारे साथ जुड़े रहने के साथ साथ करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय, टाटा।